भी सोना निकाल सकता है। परंतु जो भी इस बंजर जमीन से सोना निकालने की कोशिश करेगा उसे मैं रोकूंगा। अगर मेरे बताएं रास्ते पर चलोगे और खुद पर भरोसा रखोगे तो अवश्य ही तुम धनवान हो जाओगे। मैं भगवान श्री कृष्णा का भक्त हूँ और मैं जाट हूँ। देख अब कैसे निकालता हूँ मैं इस बंजर मिट्टी से सोना। आज चलिए एक सच्ची कहानी सुनते हैं जिसमें एक भूत को एक जाट ने बंदी बना लिया था और उसके बाद वो कैसे अमीर हो गया। चलिए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी न सुना हो। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हरियाणा में एक खुशहाल गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर रुतबेदार हवेली खड़ी थी। उसी हवेली में चौधरी हरिराम अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। गांव वाले उन्हें प्यार से चौधरी हरिया भी कह देते थे। चौधरी हरिया का नाम आसपास के 10 गांवों में बड़ी इज्जत से लिया जाता था। उनकी मूछें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन आवाज आज भी कड़क थी। चौधरी हरिया के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सबसे बड़ा बेटा शमशेर था। जैसा नाम वैसा ही काम। उसका पूरा दिन अखाड़े में दंड बैठक लगाने और मूछों पर ताव देने में गुजरता था। खेतीबाड़ी के काम से उसे गोबर जैसी बदबू आती थी। उसका सपना था कि जेब में पैसा हो और हाथ में कोई रुतबेदार पदवी। मंझला बेटा करमचंद था। वो पूरा बनिया बुद्धि का था। खेत में हल चलाने की बजाय वो अनाज के भाव तौलने, हिसाब जोड़ने और ब्याज गिनने में ज्यादा दिमाग लगाता था। उसे लगता था कि खेती में सिर्फ मेहनत है, असली कमाई तो शहर की दुकानदारी में होती है। तीसरा बेटा सबसे छोटा था, जिसका नाम रामफल था। वो सीधा साधा, भोला और कम बोलने वाला था। गांव वाले उसे प्यार से कभी कभी मजाक में नूरखिया भोला जाट भी कह देते थे। रामफल को ना प्रधानी का शौक था, ना व्यापार का, और ना ही पैसों का लालच। उसके लिए तो उसके खेत की मिट्टी ही उसका असली सोना थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और बैलों से बातें करता हुआ पूरा दिन वहीं बिता देता। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। समय का पहिया घूमता रहा और चौधरी हरिराम धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। एक शाम जब चौधरी अपनी बैठक में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तभी शमशेर और करमचंद वहां आए और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। शमशेर बोला, बापू, अब हमसे ये साझेदारी नहीं निपटी। मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहां जाकर नाम और रुतबा कमाना है। मुझे मेरे हिस्से की नगद रकम चाहिए। शमशेर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि करमचंद ने तुरंत सुर में सुर मिला दिया। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और आंखों में हिसाब किताब। वो बोला, हाँ बापू, खेती में अब धरा ही क्या है। सूखा पड़े तो मरो और बारिश हो जाए तो भी मरो। मैं तो शहर जाकर कपड़े की दुकान खोलूंगा। मुझे घर के जेवर और जो जमा पूंजी है उसमें से मेरा हिस्सा दे दो। करमचंद की बात सुनकर चौधरी हरिया का दिल जैसे बैठ सा गया। उन्होंने हुक्के की नली धीरे से छोड़ दी। उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने नजर घुमाकर कोने में बैठे रामफल की ओर देखा। रामफल चुपचाप बैठा अपने भारी लठ पर तेल लगा रहा था। न कोई शिकायत, न कोई सवाल। चौधरी हरिया ने भारी मन से पूछा, क्यों रे रामफल, तेरी क्या राय है? तेरे भाई तो घर तोड़ने को तैयार बैठे हैं। चौधरी हरिया की आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में अपने सबसे छोटे बेटे के लिए उम्मीद भी। रामफल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो धीमी मगर साफ आवाज में बोला, बापू, बड़े भाई जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। अगर इनका मन यहां नहीं लगता तो इन्हें जबरदस्ती रोक कर क्या करेंगे? आप इन्हें इनका हिस्सा दे दो। रामफल की आवाज में ना कोई शिकायत थी, ना कोई लालच, बस एक सीधी और सच्ची बात। रामफल की बात सुनकर चौधरी हरिराम की आंखें भर आईं, लेकिन हालात अब हाथ से निकल चुके थे। उन्होंने गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाया और सबको बैठाया। उधर शमशेर और करमचंद पहले से ही सब कुछ तय करके बैठे थे। शमशेर ने आगे बढ़कर कहा, बापू के पास संदूक में जो नगद रुपए हैं वो मेरे हिस्से में आएंगे। शमशेर ने बिना झिझक ये बात कह दी। उसकी बात खत्म होते ही करमचंद आगे बढ़ा और बोला, मां के सारे जेवर और जो अनाज गोदामों में भरा है उसे बेचकर जो पैसा आएगा वो सब मेरा होगा। इतना सुनते ही आसपास बैठे पड़ोसियों के चेहरों पर हैरानी छा गई। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके पूछा, और रामफल के हिस्से में क्या आएगा?
ये सुनकर शमशेर में चालाकी भरी हंसी हंसी और बोला, रामफल तो किसान है, इसे खेत में काम करने के अलावा आता ही क्या है। इसे तो जमीन से ही प्यार है, इसलिए हम इसे गांव के बाहर वाली काली बंजर जमीन दे देंगे और साथ में मस्तराम नाम का बैल भी। शमशेर की बात सुनते ही बैठक में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी आपस में कानाफूसी करने लगे। वो काली बंजर जमीन पथरीली थी, जहां सालों से बबूल के अलावा कुछ नहीं उगा था। ये सरासर अन्याय था, लेकिन रामफल ने न कोई विरोध किया, न कोई सवाल उठाया। वो बस शांत स्वर में बोला, मैं तो चाहता ही यही हूं कि मुझे वही जमीन मिले। रामफल की ये बात सुनकर आगे किसी पड़ोसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मन ही मन सोचा, भाइयों को खुश रहने दो, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं पत्थर का सीना चीर कर भी अनाज उगा लूंगा। रामफल ने बिना किसी हिचक के कागज पर अंगूठा लगा दिया और बंटवारा हो गया। शमशेर पैसे लेकर शहर की ओर निकल गया। करमचंद जेवर और पूंजी लेकर कस्बे की तरफ चल पड़ा। रामफल अपने बूढ़े माँ बाप और उस काली बंजर जमीन के साथ गांव में ही रह गया। उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उसे बंजर जमीन मिली है और उसके दोनों भाई इतना पैसा लेकर चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी गांव की सीमा पर एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक भूत अपने 3 चेलों के साथ रहता था। उन भूतों का मानना था कि अगर वे इन तीनों भाइयों को बर्बाद कर देंगे तो उनकी दुर्गति से उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। अब तक वे 1000 से ज्यादा परिवारों को बर्बाद कर चुके थे। वे हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब किसी घर में कलेश हो और वे उसमें जहर घोल दें। वे कई सालों से चौधरी हरिया के परिवार पर नजर रखे हुए थे। जब तक तीनों भाई साथ थे, चौधरी का रुतबा था और भूतों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके काम में टांग अड़ाएं। लेकिन आज परिवार टूट चुका था। मुखिया भूत ने अपनी लाल लाल आंखों से ये सब देखा और अपने तीनों चेलों की तरफ देखकर बोला, देख रहे हो, एकता का बंधन टूट चुका है। अब शिकार आसान है। जाओ, तीनों भाइयों के पीछे लग जाओ। शमशेर और करमचंद को लालच में फंसाकर पूरी तरह बर्बाद कर दो। मुखिया भूत की लाल आंखों में खतरनाक चमक थी। उसी समय तीसरे नटखट भूत खटपट ने आगे बढ़कर पूछा, सरदार, उस रामफल का क्या करना है? वो तो पहले ही बंजर जमीन लेकर बैठा है। खटपट की बात सुनकर मुखिया भूत ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी में घमंड भी था और चालाकी भी। फिर वो बोला, अरे उसे तुम हल्के में मत लेना खटपट, वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि वो बहुत मेहनती है। अगर उसने उस बंजर जमीन में फसल उगा ली तो हमारी नाक कट जाएगी। जा, उसकी खेती में ऐसी बाधा डाल कि वो रोता हुआ गांव छोड़कर भाग जाए। मुखिया भूत की बात सुनकर खटपट के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। अगले ही दिन सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि रामफल अपनी काली बंजर जमीन पर पहुंच गया। उसके साथ था उसका बूढ़ा बैल मस्तराम और कंधे पर पुराना घिसा पिटा हल। जमीन इतनी सख्त थी मानो लोहे की चादर बिछी हो। चारों तरफ बबूल की कंटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर मुंह चढ़ा रहे थे। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे। देखो भाई, रामफल पत्थरों से अनाज उगाने चला है। लेकिन रामफल के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर देखा, फिर धरती को माथा टेका। उसके बाद उसने अपने बैल मस्तराम की तरफ देखा और धीमी मगर भरोसे से भरी आवाज में बोला, ले भाई मस्तराम, प्रभु का नाम ले और जोर लगा। उधर पीपल के पेड़ पर बैठा खटपट भूत ये सब देख रहा था। वो मन ही मन हंसा और बड़बड़ाया, अरे ओ मूर्ख किसान, तू क्या समझता है इस जमीन पर खेती करना आसान है? अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। जैसे ही रामफल ने कुदाल उठाई, खटपट भूत ने अपनी माया चला दी। उसने हवा में एक मंत्र फूका। अचानक रामफल के पीठ में तेज मरून उठी। ऐसा दर्द मानो किसी ने पेट में चाकू घोंप दिया हो। आम आदमी होता तो या तो जमीन पर लेट जाता या फिर काम छोड़कर घर भाग जाता। लेकिन रामफल कोई आम आदमी नहीं था, वो देसी जाट था। उसने दर्द महसूस किया, चेहरे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन हाथ नहीं रुका। उसने कमर में बंधे अपने गमछे को और कसकर बांधा और मन ही मन बोला, लगता है पेट में कुछ गलत खा लिया है, पर काम के आगे दर्द कैसा। उसने मटके से 2 घूंट पानी पिया और दुगनी ताकत से कुदाल चलाने लगा। ये देखकर खटपट भूत दांतों तले उंगली दबाकर रह गया।
अरे ये कैसा आदमी है, दर्द से तड़पने की जगह और जोर लगा रहा है। जब रामफल ने देखा कि कुदाल से काम धीरे धीरे हो रहा था तो उसने हल जोड़ने का फैसला किया। उसने मस्तराम के कंधों पर जुआ रखा और हल्की मूठ थाम ली। ये देखते ही खटपट भूत को गुस्सा आ गया। वो तुरंत अदृश्य हुआ और जमीन के नीचे घुस गया। उसने नीचे से हल्की फार पकड़ ली और मिट्टी को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर दिया। रामफल ने बैल को हाँका, चल मेरे शेर। बैल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मस्तराम की सांस फूल गई, उसकी आंखों में लाचारी झलकने लगी। रामफल को ताव आ गया। वो समझ गया कि जमीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बैल को थपथपाया और बोला, तू एक तरफ हट जा बेटा, लगता है इस धरती को मेरी ताकत देखनी है। रामफल ने बैल को हटा दिया और खुद हल्का जुआ अपने मजबूत कंधों पर रख लिया। उसकी भुजाओं की नसें तन गईं, सीना चौड़ा हुआ। उसने जोरदार हुंकार भरी, जय बजरंग बली, और ऐसा जोर लगाया कि जमीन के नीचे बैठा भूत तक हिल गया। रामफल की ताकत के आगे भूत की पकड़ ढीली पड़ गई। कड़कड़ की आवाज के साथ हल चला और सख्त जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। भूत की तो जान ही निकल गई। वो घबराकर बाहर निकला और हाँफने लगा। दोपहर हो चुकी थी, सूरज आग बरसा रहा था। रामफल पसीने से पूरी तरह नहा चुका था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। खटपट भूत अब बिल्कुल झुंझला गया था। उसने सोचा, इस बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी इधर मुंह नहीं करेगा। रामफल खेत के कोने की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ कांटा सा चुभा। उसने नीचे देखा, वहां तो जमीन साफ थी। अचानक एक घनी कंटीली झाड़ी कहां से उगाई। उस झाड़ी ने रामफल की टांग को अजगर की तरह जकड़ लिया। रामफल गिरा, लेकिन तुरंत संभल गया। उसने गौर से देखा, झाड़ी सामान्य नहीं थी, वो हिल रही थी और उसमें से अजीब सी गुर्राने की आवाज आ रही थी। अब रामफल की आंखों में भोलापन नहीं, अंगारे थे। वो समझ चुका था कि ये कोई कुदरती काम नहीं है। उसने दहाड़ते हुए कहा, अच्छा, तो अब पता चला कि मेरी जमीन में रोड़ा अटकाने वाला कोई पत्थर नहीं बल्कि कोई शैतान है। आज मैं तुझे बताता हूं। इतना कहते ही रामफल ने ना कुल्हाड़ी उठाई और ना ही धराती। उसने अपने दोनों हाथों से उस कंटीली झाड़ी को तने समेत पकड़ लिया। उसकी जांघों की मांसपेशियां तन गईं, दांत भींचे और पूरी ताकत लगाकर उसने झाड़ी को ऊपर की ओर खींच लिया। एक जोरदार झटके के साथ झाड़ी जड़ समेत उखड़ गई और उसी पल झाड़ी का मायावी रूप टूट गया। रामफल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हाथों में अब कोई झाड़ी नहीं बल्कि एक काले रंग का लाल आंखों वाला डरावना भूत लटक रहा था। भूत की गर्दन रामफल की लोहे जैसी मुट्ठी में कैद थी। भूत ने खुद को छुड़ाने और रामफल को डराने के लिए अपनी आंखें और बड़ी कीं और एक भयानक आवाज निकालते हुए बोला, मुझे छोड़ दे आदमी, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। भूत ने भयानक आवाज निकाली और अपनी लाल आंखें और फैला दी, लेकिन रामफल डरने की बजाय जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में डर नहीं, गुस्सा था। उसने पास में रखा तेल पिलाया हुआ भारी सा लठ उठाया और भूत की तरफ देखते हुए बोला, तू मुझे खाएगा? तुझे शर्म नहीं आती? सुबह से एक गरीब किसान को परेशान कर रहा है। पहले पेट में दर्द किया, फिर हल रोका और अब टांग पकड़ता है। आज अगर मैंने तेरा मोर नहीं बनाया तो मेरा नाम रामफल जाट नहीं। इतना कहते ही रामफल ने आव देखा ना ताव। उसका भारी लठ सीधे भूत की पीठ पर पड़ा। भूत चीख उठा, अरे बाप रे, मर गया, मर गया। लेकिन रामफल रुकने वाला कहां था। उसने दूसरा लठ जड़ दिया और बोला, ले प्रसाद। जो भूत खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था, वो रामफल के लठ और उसके गुस्से के आगे भीगी बिल्ली बन गया। उसे समझ आ गया था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब वो डर से कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे चौधरी, मुझे मत मार। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे माई बाप। भूत की आवाज अब डर से कांप रही थी। उसका सारा घमंड लठ की मार में कहीं खो गया था। रामफल ने लठ को हवा में ही रोक लिया। फिर उसने भूत की गर्दन पकड़कर उसे अपनी आंखों के ठीक सामने ले आया। उसकी मूछें गुस्से से फड़क रही थीं, आंखों में सख्ती थी और आवाज में पूरा दबदबा। रामफल बोला, माफ कर दूं? तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। अब बता, सीधी तरह मानेगा या तेरी और सेवा पाने करूं? खेत के बीचों बीच दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक साधारण किसान ने अदृश्य शक्तियों को अपनी बाजुओं की ताकत और हिम्मत के बल पर घुटनों पर ला दिया था।
रामफल ने खटपट भूत को अपनी मूछों के सामने ऐसे पकड़ रखा था जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ ले। भूत थर-थर कांप रहा था। उसके काले शरीर पर रामफल के लट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। डर और दर्द से बेहाल भूत ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, चौधरी साहब, मेरी जान बख्श दो। मैं तो बस अपने सरदार के कहने पर आया था। मुझे छोड़ दो। मैं 7 जन्मों तक इस खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। भूत की आवाज में अब कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ डर था। रामफल ने अपनी आंखें तरेरी, मूंछों पर हाथ फेरा और सख्त आवाज में बोला, ना भाई, इतनी आसानी से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तूने मेरा पूरा दिन खराब किया है। मेरी मेहनत का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा सरदार? रामफल की आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं, सीधा फैसला था। यह सुनकर भूत की आंखों में चमक आ गई। उसने रामफल को लालच देने की खूब कोशिश की और बोला, मैं तुझे बहुत सारा सोना दे सकता हूं, खजाना ला सकता हूं, बस मुझे छोड़ दे। भूत की आवाज में अब आखिरी उम्मीद थी। रामफल ये सुनकर हल्की सी हंसी हंसा। उसकी हंसी में लालच नहीं, तजुर्बा था। फिर वो भूत की तरफ देखते हुए बोला, बावले भूत, सोना खाने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटाने के लिए मुझे अनाज पैदा करना पड़ेगा, और जाट की असली दौलत उसकी जमीन और उसकी फसल होती है। अगर तुझे जाना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ये सुनते ही भूत ने फुर्ती से कहा, मंजूर है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जो कहोगे वो सब करूंगा। रामफल ने भूत को जमीन पर पटका और अपने खेत की ओर इशारा करते हुए बोला, देख, ये पूरी जमीन पत्थरों से भरी पड़ी है। मुझे ये बिल्कुल मक्खन जैसी चाहिए। और सुन, हल चलाने में मेरे बैल को तकलीफ होती है, इसलिए आज से तू ही मेरा बैल बनेगा। जब तक इस खेत में फसल लहलहा नहीं जाती, तू मेरा गुलाम रहेगा। ये सुनते ही भूत के पसीने छूट गए। खेती का काम, और वो भी एक भूत के लिए। लेकिन पीछे खड़ा रामफल का लट उसके सिर पर नाच रहा था। मरता क्या न करता। खटपट भूत ने अपनी मायावी शक्ति काम में लगानी शुरू कर दी। उसने एक जोर की भूंक मारी और खेत के बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़ते हुए दूर नाले में जा गिरे। फिर उसने कंटीली झाड़ियों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे कोई घास उखाड़ता हो। जो काम रामफल को महीनों में करना पड़ता, भूत ने वो सब एक ही घंटे में निपटा दिया। शाम होते होते वो काली बंजर जमीन एकदम समतल और साफ हो चुकी थी। अब बारी थी जुताई की। रामफल ने अपने बूढ़े बैल मस्तराम को पेड़ की छांव में बांधा और उसके आगे हरा चारा डाल दिया। फिर उसने हल का जुआ भूत के कंधों पर रखा। भूत को शर्म तो बहुत आई, लेकिन पीछे खड़ी रामफल की लाठी देखकर वो चुपचाप हल खींचने लगा। भूत की ताकत बेहिसाब थी। वो इतनी तेजी से हल चला रहा था मानो खेत में ट्रैक्टर चल रहा हो। रामफल पीछे पीछे मजे से चलता, बीच बीच में हुक्का भी गुड़गुड़ा लेता और आवाज लगाता, थोड़ा और तेज चल भाई खटपट, उधर वाला कोना अभी रह गया है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामफल और खटपट भूत खेत में पानी लगा रहे थे। नहर सूखी पड़ी थी तो भूत ने पाताल तक हाथ डालकर भूमिगत जल का स्रोत खोल दिया। सुबह होते होते बंजर जमीन पानी से लबालब थी और जुताई भी पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव के लोग उधर से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल तक जो जमीन पत्थरों और कांटों का जंगल थी, आज वही जमीन उपजाऊ मिट्टी की तरह चमक रही थी। गांव के एक ताऊ ने अपना चश्मा ठीक करते हुए रामफल से पूछा, अरे ओ रामफल, यो तूने क्या जादू कर दिया? रातों रात खेत की काया पलट दी। रामफल खेत के एक कोने में चुपचाप बैठा था। माथे से पसीना पोंछते हुए वो हल्की मुस्कान के साथ खटपट भूत की तरफ देखता है। फिर ताऊ की ओर मुड़कर सीधे साधे अंदाज में बोला, कुछ नहीं ताऊ जी, बस थोड़ी मेहनत की है और एक नया मजदूर मिल गया है। काम का है, बस कभी कभी लठ दिखाना पड़ता है। रामफल की ये बात सुनकर ताऊ हंस पड़े और आगे बढ़ गए। भूत की मेहनत और रामफल की देखरेख का असर जल्दी ही दिखने लगा। फसल ऐसी हुई कि पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। गेहूं की बालियां इतनी भरी हुई थीं कि वजन से झुक गई थीं। जब फसल कटने का समय आया तो रामफल ने भूत से कहा, ले भाई, अब कटाई भी कर दे। भूत हवा बन गया और रातों रात सारी फसल काट दी। अनाज को साफ सुथरी बोरियों में भर दिया। रामफल ने अनाज मंडी में अपना अनाज बेचा और खूब पैसा कमाया। सबसे पहले उसने अपना टूटा हुआ घर ठीक करवाया। फिर गांव में मीठे पानी की एक प्याऊ लगवाई। अपने लिए नई धोती कुर्ता लिया और अपने वफादार बैल मस्तराम के लिए एक बढ़िया सी घंटी खरीदी। इतने दिनों से खेती करते करते खटपट भूत इतना थक चुका था कि वो भूत गिरी ही भूल गया था। जब सारा काम निपट गया तो एक दिन खटपट भूत हाथ जोड़कर रामफल के पास आया और बोला, चौधरी साहब, अब तो फसल भी कट गई और पैसा भी आ गया। अब तो मुझे रिहा कर दो, मेरी कमर टूट गई है। रामफल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, थोड़ी देर सोचा
और गंभीर आवाज में बोला, काम तो तूने बढ़िया किया है, पर अभी नहीं। अभी तो मेरे भाइयों का हिसाब बाकी है। जब तक वो सुधर नहीं जाते तुझे यहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी अब तुझे खेती की आदत पड़ चुकी है। भूत बनकर क्या करेगा? यहीं रह, दूध दही खा और काम कर। ये सुनकर खटपट भूत ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ आ गया था कि वो ऐसे जाट के पल्ले पड़ गया है जो खून पसीना बहाने में पूरा विश्वास रखता है, चाहे वो खून पसीना भूत का ही क्यों ना हो। समय अपनी रफ्तार से घूमता रहा। एक तरफ रामफल की वही काली बंजर जमीन अब सोना उगलने वाली धरती बन चुकी थी। उसकी हवेली अब पक्की हो गई थी। द्वार पर 2 दुधारू भैंसें बंधी रहती थीं। अनाज के गोदाम ऊपर तक भर चुके थे। अब लोग उसे रामफल नहीं, चौधरी रामफल कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन दूसरी ओर उसके दोनों भाइयों का हाल बिल्कुल उल्टा था। शमशेर, जो पहलवानी के घमंड में शहर गया था, वहां पुरानी संगत में पड़ गया। शहर की चकाचौंध और जुए की लत, जो असल में दूसरे भूत की माया थी, उसे पूरी तरह जकड़ चुकी थी। सारा पैसा खत्म हो गया। जिस शरीर पर उसे नाज था वो अब कमजोर पड़ चुका था। उसके पास ढंग का कपड़े तक न बचे थे। मझला भाई करमचंद, जो बड़ा व्यापारी बनने गया था, उसे भी भारी घाटा हुआ। उसकी दुकान में आग लग गई। कर्जदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो भी पाई पाई का मोहताज हो गया। आखिरकार जब दोनों भाइयों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो शर्म और भूख से बेहाल होकर वे वापस उसी गांव सुल्तानपुर की ओर चल पड़े जिसे वे कभी छोड़कर गए थे। शाम का समय था। रामफल अपनी बैठक में चारपाई पर बैठा ताजा दूध पी रहा था। उसका वफादार नौकर, जो असल में खटपट भूत ही था, उसके पैर दबा रहा था और हुक्का भरकर लाकर रख रहा था। तभी दरवाजे पर 2 भिखारियों जैसे दिखने वाले आदमी आकर खड़े हो गए। रामफल ने गौर से देखा। धूल से सने चेहरे, झुकी हुई कमर। रामफल चौंक गया। अरे भाई शमशेर, अरे भाई करमचंद। इतना कहते ही रामफल तुरंत खाट से उठा और नंगे पांव दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने दोनों भाइयों को अपने गले से लगा लिया। शमशेर और करमचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा था कि रामफल उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देगा या फिर कड़वे ताने मारेगा, लेकिन रामफल की आंखों में सिर्फ अपने भाइयों के लिए प्यार और अपनापन था। रामफल ने आवाज लगाई, अरे ओ खटपट, जल्दी से गुड़ और दूध लेकर आ, मेरे भाई आए हैं। भाइयों ने पेट भरकर खाना खाया तो जान में जान आई। कुछ देर बाद करमचंद ने चारों तरफ नजर घुमाई और धीमी आवाज में पूछा, रामफल भाई, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बंजर जमीन देकर धोखा दिया था, लेकिन भगवान ने तेरा साथ दिया है। पर भाई, सच सच बता, उस पथरीली जमीन से इतना धन कैसे आया? क्या तुझे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया था? करमचंद की बात सुनकर रामफल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और हल्की सी हंसी हंसा। फिर उसने कोने में खड़े खटपट को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना तो नहीं मिला भाई, पर खजाने का बाप जरूर मिल गया। फिर रामफल ने अपने दोनों भाइयों को सारी कहानी बता दी। कैसे भूत ने उसे परेशान किया, कैसे उसने हार नहीं मानी और कैसे अपने लठ के जोर पर उसने मुसीबत यानी भूत को ही अपना गुलाम बना लिया। रामफल ने शांत लेकिन पक्की आवाज में कहा, भाई, मैंने बस एक ही बात सीखी है। अगर किसान मेहनत से ना डरे और मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाए तो भूत प्रेत क्या, भगवान को भी छप्पर फाड़ कर देना पड़ता है। ये सब सुनकर शमशेर और करमचंद दोनों का सिर शर्म से झुक गया। उसी वक्त खटपट भूत हाथ जोड़कर आगे आया और बोला, चौधरी साहब, अब तो आपके भाई भी आ गए हैं। आपके घर में अब काम करने वाले बहुत हाथ हो गए हैं। मैंने आपकी दिल से बहुत सेवा की है। अब मुझे मुक्ति दे दो। खटपट भूत की आवाज में अब डर नहीं था, बस थकान और उम्मीद थी। रामफल कुछ पल चुप रहा। उसने भूत की आंखों में सीधे देखा, फिर गंभीर होकर धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, जा यार, तूने भी मेरा बहुत काम किया है। आज से तू आजाद, जा जी ले अपनी जिंदगी। धन्य हो चौधरी, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा जिद्दी और मेहनती आज तक नहीं देखा। आज के बाद मैं सुल्तानपुर गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। इतना कहकर खटपट भूत हवा का बवंडर बना और देखते ही देखते हमेशा के लिए गायब हो गया। भूत के जाते ही आंगन में एक अजीब सी शांति छा गई। रामफल ने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई घमंड था, ना कोई शिकायत। तभी शमशेर धीमी और टूटी हुई आवाज में बोला, रामफल, अब हम कहाँ जाएंगे?
हमारा तो सब कुछ लुट चुका है। शमशेर की आवाज में घमंड नहीं, बस बेबसी थी। रामफल ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठा, अपना भारी सा लट उठाया और शमशेर के हाथों में थमा दिया। फिर शांत लेकिन पक्की आवाज में बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर, ये जमीन सब आपका है। भूत तो चला गया, लेकिन जमीन अभी भी प्यासी है। शमशेर भाई, तुम शरीर से तगड़े हो, कल से हल तुम चलाओगे। करमचंद भाई, तुम हिसाब किताब के पक्के हो, मंडी का काम तुम संभालोगे। फिर रामफल थोड़ा रुक कर बोला, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें लालच छोड़ना होगा। हम जाट हैं, हमारा धर्म मिट्टी की सेवा करना है, मुफ्त की रोटियां तोड़ना नहीं। ये सुनकर तीनों भाइयों की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद तीनों भाई फिर से एक हो गए। गांव वाले कहते हैं कि उसके बाद रामफल के खेत में जितनी फसल हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। अब वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ तीनों भाइयों का पसीना और उनकी एकता थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में मुसीबतें भूत बनकर बार बार आएंगी, लेकिन अगर इंसान के पास हिम्मत की लाठी और मेहनत का जज्बा हो तो वो बंजर धरती से भी सोना उगा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।